गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है जीवाणु। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 5 है बेटा, जीवाणु। ठीक है, तो जीवाणु क्या होते हैं? ऐसे सजीव प्राणी जो इतने छोटे होते हैं कि इनको केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है, जीवाणु कहलाते हैं। जीवाणु भोजन या जल में प्रवेश करने पर जंतुओं में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को रोगाणु कहते हैं। जीवाणु हर जगह होते हैं, जैसे पानी, भोजन, वायु, मिट्टी आदि। ऑक्सीजन, पानी और नमी वाले स्थानों पर अधिक जीवाणु पनपते हैं। कई जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी सिद्ध होते हैं। जीवाणु मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो बेटा, जीवाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। जीवाणु हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी होते हैं तथा हानिकारक भी होते हैं। जीवाणुओं को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इनके प्रकार। नंबर 1 है बैक्टीरिया। ये प्राय एक कोशिका वाले भिन्न भिन्न आकार के जीव होते हैं। कुछ बैक्टीरिया बुखार, तपेदिक और निमोनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। नंबर 2 प्रोटोजोआ। इन जीवाणुओं से मलेरिया और पेचिस जैसे रोग हो जाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया से भी छोटे जीवाणु से फ्लू, पोलियो और जुकाम जैसे रोग हो सकते हैं। नंबर 4 फफूंद। ये प्राय सूक्ष्म पौधे होते हैं जो गले सड़े पदार्थों पर पैदा होते हैं और दाद, एथलीट्स फुट आदि बीमारियों का कारण बनते हैं। तो बेटा, यहाँ पे 4 प्रकार के जीवाणु बताए गए हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और फफूंद, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। आगे चलते हैं। सभी जीवाणु हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। कुछ फफूंदी और बैक्टीरिया के प्रकार हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जीवाणुओं के कुछ उपयोग निम्नलिखित है। बेटा, मैंने अभी भी आपको बताया था कि कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक होते हैं तथा कुछ हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। तो जीवाणु हमारे लिए कैसे उपयोगी है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, दूध को दही में बदलने की क्रिया किण्वन क्रिया कहलाती है। यह क्रिया एक प्रकार के बैक्टीरिया की सहायता से ही संभव होती है। तो बेटा, जब दूध को जमाया जाता है तो वह दही बन जाता है, जिसको हम किण्वन कहते हैं, और यह एक बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो इसलिए बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। नंबर 2, डोनट्स, केक और ब्रेड बनाने के लिए भी फफूंदी का प्रयोग किया जाता है, और फफूंदी हमारा एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3, कुछ बैक्टीरिया भूमि को उपजाऊ बनाने में भी सहायक होते हैं तथा कुछ बैक्टीरिया जैसे टेरामाइसिन और पेनिसिलिन आदि औषधियाँ बनाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। तो बेटा, कुछ बैक्टीरिया हमारी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं तथा कुछ बैक्टीरिया का उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। आगे चलते हैं। भोजन में जीवाणु। जीवाणु को मानव शरीर के अंदर पहुंचाने में भोजन एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भोजन को खुला रखने पर उसमें वायु, धूल, मक्खियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। उदाहरण, जब मक्खियाँ सड़े हुए कूड़े पर बैठती हैं तो इनके पैरों पर हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि के कीटाणु चिपक जाते हैं और हमारे भोजन पर बैठने के बाद ये अपने पैरों पर चिपके हुए कीटाणु हमारे भोजन पर छोड़ देती हैं, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। अतः हमें भोजन के कीटाणुओं से बचाने के लिए विभिन्न उपाय करने चाहिए, जिनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। तो बेटा, जो जीवाणु होते हैं वो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वह आ करके हमारे भोजन पर बैठते हैं, जिसके द्वारा जो मक्खियाँ होती हैं, कीट होती हैं, वो गंदे कूड़े पे जाकर बैठ जाती हैं और जीवाणु उनके पैरों पर चिपक जाते हैं। और जैसे कि ये मक्खियाँ हमारे भोजन पर आकर बैठती हैं तो वह उनके पैरों से चिपककर हमारे भोजन में चले जाते हैं और उस भोजन को हम ग्रहण
कर लेते हैं, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, देखते हैं। भोजन को पकाकर खाना चाहिए, जिससे उसमें उपस्थित कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। भोजन को उबालकर, सुखाकर, नमक लगाकर या फ्रीज में रखकर परिरक्षित करने से उसमें उपस्थित कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे कम से कम 30 मिनट तक 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना चाहिए। तत्पश्चात इसे जल्दी से ठंडा कर देना चाहिए। अब इसके बाद इसे वायुरोधी टीन या पॉलीथीन की थैलियों में पैक करके फ्रिज में रख देना चाहिए। दूध को इस प्रकार खराब होने से बचाने की विधि को पाश्चुकरण कहा जाता है। तो बेटा ये कुछ बातें बताई गई हैं जिस प्रकार से हम अपने भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। भोजन को पकाकर खाना चाहिए, अच्छे से धोकर खाना चाहिए। भोजन को हमें उबाल कर, नमक लगाकर फ्रिज में रख के हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। तथा दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम इसे उबालने के बाद 65 डिग्री सेल्सियस पर उबाल कर ठंडा करके फिर फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे कि अधिक टाइम तक सुरक्षित रह सके। इस विधि को पाश्चुकरण कहा गया है। आगे देखते हैं। नमी या कीटाणुओं से सुरक्षित रखने के लिए भोजन वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। किसी भी भोज्य पदार्थ को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। जिस बर्तन में भोज्य पदार्थ रखा है उसे भी सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। भोज्य सामग्री को सदैव ढककर रखना चाहिए, जिससे भोजन पर धूल लगी हो या मक्खी बैठी हो तो उसे खाना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं बेटा, शुद्ध पेयजल। शुद्ध पेयजल क्या है? जल हमारे जीवन का आधार है। हमारे शरीर के अधिकांश पदार्थ जलीय विलयन के रूप में उपस्थित हैं। अतः हमारे शरीर में लगभग 70% जल है। मूत्र, पसीना और श्वास के साथ जल की एक बड़ी मात्रा शरीर से बाहर निकलती रहती है, जिस कारण जल की कमी से हमारे शरीर की सभी क्रियाएं भली भांति नहीं हो पाती। शरीर में निष्कासित जल की पूर्ति करने के लिए हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। हमें हमेशा शुद्ध और साफ जल ही पीना चाहिए। हमारे शरीर में अधिकांश पदार्थ जलीय विलयन के रूप में ही पाए जाते हैं। हमारे शरीर का 70% भाग जल होता है तथा मूत्र, पसीना और सांस के साथ साथ जल की एक बड़ी मात्रा शरीर से बाहर निकलती रहती है, जिस कारण जल की कमी से हमारे शरीर की क्रियाएं भली भांति नहीं हो पाती। शरीर से निष्कासित जल की जो पूर्ति होती है उसे करने के लिए हमें अच्छे प्रकार से जल को पीना चाहिए। हमें दिन में अधिक मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। आगे देखते हैं। पेयजल के स्रोत। वर्षा का जल जो झीलों, तालाबों, नदियों तथा समुद्र में एकत्रित हो जाता है उसमें से कुछ भूमि में रिस जाता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं। इस भूमिगत जल को हम हैंडपंपों, कुओं या नलकूपों के माध्यम से प्रयोग में लाते हैं। हैंडपंपों या कुओं का जल पीने योग्य होता है, क्योंकि भूमि में रिसने वाला जल भूमि की कई परतों से होकर गुजरता है, जिससे उसकी अनेक अशुद्धियां भी पानी के साथ भूमि में चली जाती हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। जल प्रदूषण। सामान्यतः वर्षा का जल पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, परंतु यह जल पृथ्वी पर आते आते वायुमंडल की धूल, धुआं आदि से प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कुछ निम्नलिखित कारण हैं। कूड़ा करकट, पशुओं का गोबर, मृत प्राणियों के अवशेष मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। इस ठहरे हुए पानी में प्राय धूल मिट्टी मिल जाती है, जिससे पानी गंदा हो जाता है। ठहरे हुए गंदे पानी में मच्छर पैदा होकर मलेरिया फैलाते हैं। धुलाई और सफाई से निकलने वाला गंदा पानी जब नदियों, तालाबों और झीलों के जल में मिल जाता है तो उनके जल को दूषित कर देता है। जल के स्रोत में कपड़े धोने, स्नान करने और पशुओं के नहलाने से भी जल प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों से निकलने वाले गंदे पदार्थ भी नदी में बहकर जल को प्रदूषित करते हैं।
तो बेटा जल प्रदूषण क्या है? सामान्यतः जो वर्षा का जल है उसको शुद्ध माना जाता है, लेकिन वायुमंडल में आते आते वह विभिन्न प्रकार के धूल तथा धुएं के साथ मिलकर प्रदूषित हो जाता है। तो हमें ये क्या क्या कारण हैं जिसके कारण से जल प्रदूषित होता है? कल कारखानों से निकलने वाले गंदे पदार्थ जब नदियों में आकर मिल जाते हैं तो इस प्रकार हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। धुलाई और सफाई वाला गंदा पानी जब नदियों और नालों में बहा दिया जाता है तब हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। जब हम जानवरों को नदियों तालाबों में नहलाते हैं तो इस प्रकार भी हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। तो बेटा जल प्रदूषित को होने से बचाने के लिए कुछ उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, तो चलिए देखते हैं उनके बारे में। जल प्रदूषण से बचाव। जल को दूषित होने से बचाने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। नंबर 1, पानी के स्रोत के पास कपड़े धोने, नहाने जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। पानी के स्रोत के पास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कुएं से पानी निकालने के लिए सदा साफ बाल्टी या बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। मल मूत्र का त्याग पानी के स्रोत के आसपास नहीं करना चाहिए। पानी के स्रोत के पास शौचालय भी नहीं बनाने चाहिए। पानी के स्रोत से शौचालय की दूरी कम से कम 8-10 मीटर होनी चाहिए। सीवरों और कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ के निकास के लिए विशेष प्रबंध होना चाहिए जिससे वे पानी के स्रोत में ना बहे। तो बेटा ये कुछ हमारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम पानी की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं, उसको गंदा होने से रोक सकते हैं। आगे देखते हैं। पानी को शुद्ध करना। पीने के पानी को निम्नलिखित विधियों से शुद्ध किया जा सकता है। पानी को 15-20 मिनट उबालने से उसमें उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। बरसात के मौसम में हैजा, पीलिया जैसी बीमारियां पानी द्वारा फैलने का भय होता है। इस मौसम में पानी को उबालकर पीना चाहिए। तो पानी को उबालकर पीने से भी हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। रासायनिक पदार्थ मिलाकर भी पानी को शुद्ध किया जा सकता है। आगे देखते हैं। किसी अविलेय पदार्थ के ऊपर से साफ द्रव को निकालकर अलग करने की विधि को निथारना कहते हैं। निथारने से पानी की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं जो इसमें अविलेय हो। पानी में विलेय अशुद्धियां इस प्रक्रिया से दूर नहीं हो सकती। तो जो मोटे मोटे कण होते हैं पानी में अशुद्ध होते हैं उनको निथार कर पानी अलग करके भी हम उसको साफ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। वह अविलेय पदार्थ जो पानी के ऊपर नहीं आते पर उनके अंदर तैरते रहते हैं छान कर अलग किए जाते हैं क्योंकि उन्हें निथारा नहीं जा सकता। छानने से भी हम केवल तैरने वाली अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। पीने के पानी का रखरखाव। तो बेटा पीने के पानी का रखरखाव कैसा होना चाहिए? पीने के पानी में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पीने के लिए उतना ही पानी निकालना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। बर्तन से पानी निकालने के लिए लंबी हत्ती वाले बर्तन का प्रयोग करना चाहिए तथा हाथ पानी के बर्तन में नहीं डुबोने चाहिए। ऐसा करने से हाथों में लगी गंदगी पानी में पहुंच जाती है। पीने के पानी को साफ बर्तन में ढककर रखना चाहिए। आगे देखते हैं बेटा हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो हमने सीखा जीवाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। कुछ जीवाणु हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं तथा कुछ हानिकारक एवं रोगकारक होते हैं। हमारे शरीर के भार का लगभग 70% भाग पानी है। पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है। पानी के सभी स्रोत वर्षा पर ही निर्भर होते हैं। प्रदूषित पानी पीने से हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि बीमारियां हो सकती हैं। यदि पानी को 15-20 मिनट तक उबाला जाए तो उसमें उपस्थित रोगाणु मर जाते हैं। पानी का प्रयोग हमें सावधानी से करना चाहिए। तो चलिए बच्चों इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न का है आपका नंबर 1, इनमें से कौन जीवाणु है? प्रोटोजोआ तथा बैक्टीरिया। तो बेटा दोनों ही जीवाणु हैं। नंबर 2, फफूंद का प्रयोग किया जाता है औषधियों में, दही बनाने में या केक बनाने में? तो केक बनाने में। हमें प्रतिदिन पानी पीना चाहिए 2-3 गिलास, 7-8 गिलास या 3-4 गिलास? तो 7-8 गिलास। नंबर 4, जल का मुख्य स्रोत है नदी, वर्षा या तालाब? वर्षा।
प्रश्न खा रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। बीमारियां फैलाने वाले जीवाणुओं को रोगाणु कहते हैं। नंबर 2, जो जल भूमि में रिस जाता है भूमिगत जल कहलाता है। बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। नंबर 4, एक सूक्ष्म प्रकार का पौधा है। फफूंद एक सूक्ष्म प्रकार का पौधा है। पानी को उबाल कर पीना चाहिए। तो बेटा ये आपका यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न गा, सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं। गलत। नंबर 2, बर्तन से पानी निकालने के लिए एक लंबी हत्ती वाले बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। सही। पानी शुद्ध करने के लिए रासायनिक पदार्थ भी पानी में मिलाए जाते हैं। सही। पानी कीटाणु मुक्त करने के लिए साफ कपड़े से छान लेना चाहिए। सही। आगे देखते हैं। प्रश्न घ, उचित मिलान कीजिए। तो बेटा चलिए इसके मिलान करते हैं। दही तथा केक, जीवाणु, पेनिसिलिन, आपकी क्या है, बैक्टीरिया, कुआ, भूमिगत जल, छानना है आपका एविले, अशुद्धियां तथा पानी को शुद्ध कर सकते हैं आप उबाल कर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। प्रश्न अंघा तथा क्रियाकलाप, तो बेटा इन दोनों को ही आप स्वयं के द्वारा घर पर करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।